हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी मास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आज का ये सेशन है आपका वीक फर्स्ट का फोर्थ सेशन, जिसके अंतर्गत हम जीएस पेपर 4 के 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि सामाजिक जवाबदेही पद से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व की व्याख्या कीजिए और किसी भी सामाजिक जवाबदेहिता संबंधी जो पहल होती है उसकी सफलता हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारकों के बारे में भी चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें सबसे पहले आपको बताना है कि सामाजिक जवाबदेही क्या होती है, इसके महत्व की व्याख्या करनी है, साथ ही साथ आपको यह बताना है कि इसकी सफलता हेतु कौन कौन से प्रमुख कारक इसके अंतर्गत होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो सामाजिक जवाबदेही होती है यानी कि जो सोशल अकाउंटेबिलिटी होती है, ये जवाबदेही सुनिश्चित करने का दृष्टिकोण पैदा करती है जो नागरिकों के आपसी जुड़ाव पर यह निर्भर होती है। इसके लिए जो सामान्य नागरिक होते हैं या जो नागरिक समाज संगठन यानी कि जो एनजीओ होते हैं, वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जो सरकार होती है उसकी जवाबदेही तय करते हैं। इसके अलावा इसमें लोक सेवकों को जवाबदेह ठहराने के लिए विभिन्न कार्रवाइयां इसके अंतर्गत की जाती हैं, जैसे कि सहभागी बजट का निर्माण किया जाता है, सार्वजनिक व्यय पर नजर रखी जाती है, सोशल ऑडिटिंग यानी कि सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है और जो नागरिक सलाहकार बोर्ड भी इसके अंतर्गत उनकी जवाबदेही तय करते हैं। तो इसमें सामाजिक जो जवाबदेही होती है वह क्या होती है, इसको बताकर इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें सामाजिक जवाबदेही के महत्व के बारे में, तो ये बेहतर शासन सुनिश्चित करता है, क्योंकि जो सामाजिक जवाबदेही तंत्र होता है उसमें जो आम नागरिक होते हैं वे सूचना तक पहुंच स्थापित कर सकते हैं, जिसके लिए वे अपनी जरूरतों के लिए आवाज उठा सकते हैं और जवाबदेही की वे मांग कर सकते हैं, जिससे वे सरकार के कार्यों में सहभागी की भूमिका निभाते हैं, जिससे कि जो सरकारी कार्य होते हैं उसमें सकारात्मक परिवर्तन भी इनके द्वारा लाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके दूसरे महत्व के बारे में, तो ये विकास प्रभावशीलता में वृद्धि करता है, क्योंकि ये जो सामाजिक जवाबदेही तंत्र है ये नीति निर्माताओं या जो सेवा प्रदाता और जो नागरिकों के बीच जो संवाद है और जो परामर्श है उसके अंतर्गत ये वृद्धि कर देता है, जिससे कि उनका जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत बेहतर निष्पादन के लिए प्रोत्साहन करता है और ये प्रभावी वितरण एवं अधिक पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक निर्णय में भी मदद करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें अन्य महत्व के बारे में, तो ये सशक्तिकरण करता है, क्योंकि जो सामाजिक जवाबदेही तंत्र है ये वंचित और जो कमजोर समूहों को आवाज उठाने का माध्यम उपलब्ध कर पाता है और ये गरीब लोगों को सशक्त करता है, जो राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं और वे गरीबों के कल्याण के करने के लिए वे बाध्य होते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो सामाजिक जवाबदेही तंत्र है उसकी सफलता के लिए कारकों के बारे में, तो इसमें सबसे पहला कारक है राजनीतिक संदर्भ और संस्कृति होना, क्योंकि इसकी जो व्यवहारता है जो सामाजिक जवाबदेही तंत्र की और उसकी जो संभावना है इस बात पर अत्यधिक निर्भर करती है कि क्या वहां का जो राजनीतिक शासन है क्या वह डेमोक्रेटिक है यानी कि लोकतांत्रिक है, क्या वहां के नागरिकों को आधारभूत एवं नागरिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, या क्या राजनीतिक पारदर्शिता यानी कि इसके अंतर्गत जो प्रोबिटी है, शुचिता है, वहां पर उसके शासन के अंतर्गत वह उसकी संस्कृति है या नहीं। तो इन सभी कारकों पर जो सामाजिक जवाबदेही तंत्र है उसकी सफलता निर्भर इसके अंतर्गत करती है। इसके साथ ही इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वह सूचना तक पहुंच है, क्योंकि सरकार को अगर हमें जवाबदेह ठहराना है तो उसके लिए हमारी सार्वजनिक दस्तावेजों तक पहुंच इसके अंतर्गत आवश्यक हो जाती है, जो कि इसकी सफलता के लिए जो सामाजिक जवाबदेही तंत्र है उसकी सफलता के लिए ये एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें अन्य कारक की, तो मीडिया की भूमिका इसके अंतर्गत काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि नागरिकों को सूचित करना है या उनको शिक्षित करना है। इसके अलावा सरकार के प्रदर्शन की निगरानी करने एवं कदाचार को उजागर करने में जो स्वतंत्र मीडिया है वह अग्रणी भूमिका इसके अंतर्गत निभाता है। तो जो मीडिया की भूमिका है वह भी इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण कारक है। इसके साथ ही इसमें एक महत्वपूर्ण कारक है नागरिक समाज की क्षमता, क्योंकि जो नागरिक समाज संगठन की जो कार्य प्रणाली है उनकी सदस्यता का जो विस्तार है, मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की उनकी जो क्षमता है इसके लिए काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अन्य कारकों के बारे में, तो इसमें राज्य एवं नागरिक समाज के बीच में बेहतर तालमेल और अंतःक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी योजना के सार्थक परिणाम तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो उसमें नागरिकों, राजनेताओं और सिविल सेवकों के बीच में सामंजस्य होना जरूरी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अन्य कारक के बारे में, तो वह है संस्थानीकरण यानी कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन।
हालांकि अगर हम बात करें जो हम एडॉक लेवल पर या कभी कभार होने वाली जो सामाजिक जवाबदेही है, वह योजनाओं के क्रियान्वयन में उसमें फर्क तो पड़ता है, लेकिन अगर हम बात करें उसके बेहतर परिणाम के लिए तो उसे हमें संस्थागत करना जरूरी है, क्योंकि ये एक जो इसके प्रभाव होते हैं अधिकतम एवं संधारणीय रूप से देखने को मिलते हैं। तो ये हमने बात की सामाजिक जवाबदेहिता की सफलता के निम्नलिखित कारकों के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो सरकार पहले ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण यानी कि सोशल ऑडिटिंग की अवधारणा प्रस्तुत कर चुकी है, लेकिन सरकार को आगे चलकर भारत में सामाजिक जवाबदेही तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए सामाजिक जवाबदेही कानून लाने पर विचार वह कर सकती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 4 के एथिक्स खंड से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एथिक्स खंड से ही है, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तो निष्पक्षता है सुनिश्चित करने के लिए कई संस्थान कार्यरत हैं, फिर भी राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति हेतु अक्सर इन नैतिक मूल्यों और इन संस्थानों के द्वारा दिए जाने वाले दिशा निर्देशों की उपेक्षा करते हैं। इसकी आपको उदाहरण सहित चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कई संस्थान जैसे कि डब्ल्यूटीओ, यूएनएससी जैसे संस्थान कार्यरत हैं, इनके द्वारा कई सारे दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति हेतु इन नैतिक मूल्यों और इन दिशा निर्देशों की उपेक्षा करते हैं। तो इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, और इसके साथ ही आपको इसमें कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करने हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं में निष्पक्षता का आकलन करने के लिए जो सामूहिक न्याय के संस्थागत जो मानक हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत हैं, जिसके अंतर्गत हमारा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है और जो डब्ल्यूटीओ है और जो अन्य संस्थान हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रावधानों से नैतिक मूल्यांकन में ये भूमिका निभाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें व्यापार को विकृत करने वाली जो प्रथा है, वह डब्ल्यूटीओ के द्वारा इसके अंतर्गत निषेध की गई है। इसके साथ ही इसमें ऐसा माना जाता है कि न केवल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बल्कि देशों के अपने स्वयं के नैतिक मूल्य भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें भारत के केस में, तो उसकी जो अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम की, जो कि संबंधों में निष्पक्षता बनाने में सहायक होती है। हालांकि अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जिस पे नैतिक मूल्यों को मानते हैं उसके अनुरूप अपने हितों और कार्रवाइयों को निर्धारित करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अधिकांश जो देश विदेश जो नीति है वे गैर हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण संचालन हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं, लेकिन जो वास्तविकता में अगर हम बात करें तो उनके जो राष्ट्रीय हित हैं वे यथार्थवादी शर्तों को परिभाषित करते हैं, और ये जो यथार्थवादी शर्तें हैं उन्हें शक्ति के अधिकतमकरण यानी कि पावर मैक्सिमाइजेशन की बात करती हैं, और जिससे उनके जो सहआकांक्षी जो देश होते हैं उसके खिलाफ उनको खड़ा कर देती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निष्पक्षता का पालन न करने के कारणों के बारे में, तो सबसे पहला कारण है असुरक्षा की भावना होना, क्योंकि जो शक्ति संतुलन की जो राजनीति का जो उदय हुआ है वह असुरक्षा की भावना से ही हुआ है। ऐसे में देशों के द्वारा उन नियमों का पालन मुश्किल हो जाता है जिनकी वह वकालत करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें भारत के केस में, तो वह अहिंसा एवं शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता इसके अंतर्गत व्यक्त करता है, लेकिन फिर भी उसने परमाणु शक्ति का परीक्षण किया। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें दूसरे कारण की, तो ये न्याय संगत युद्ध का जो सिद्धांत है यानी कि जो जस्ट वॉर थ्योरी है, जिसके अंतर्गत यद्यपि जो देश हैं जान माल की हानि से बचने के लिए युद्ध से दूर होते हैं, लेकिन अगर ऐसी अपरिहार्य स्थिति आ गई है जिसके अंतर्गत उनको युद्ध करना जरूरी है, तो वे इसके अंतर्गत युद्ध करने के लिए भी तैयार रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें द्वितीय वर्ल्ड वॉर की, तो उसमें जो यूएसए का जो जापान पर परमाणु हमला किया गया था, तो वह इसको जस्ट वॉर थ्योरी को ही बताता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अन्य कारण के बारे में, तो इसमें क्षेत्रीय वर्चस्व की जो महत्वाकांक्षा है जो कि किसी देश को अपने प्रतिद्वंदी को विचलित करके अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है, जिसे सभी देशों के द्वारा अपनाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो जो पाकिस्तान है भारत के लिए खतरा है, ये जानते हुए भी जो चाइना है पाकिस्तान को हथियारों का वित्त पोषण करता है। इसके साथ ही इसका जो अन्य कारण है वह है औपनिवेशिक हैंगओवर। यद्यपि अगर हम बात करें तो जो गैर हस्तक्षेप या जो क्षेत्रीय संप्रभुता है वह वैश्विक कूटनीति के केंद्र में रहती है, लेकिन फिर भी कई राष्ट्र विदेशी राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में दखल करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो आर्टिकल 370 को जो रद्द किया गया था, तो उसकी चर्चा ब्रिटेन की संसद में की गई थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अन्य कारण की, तो इसके अंतर्गत वितरणात्मक न्याय एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जो
विकसित देश हैं जो कि जलवायु परिवर्तन जो समन प्रथाओं के संबंध में अपनी जिम्मेदारी लेने और उसमें न्याय संगत योगदान करने के लिए भी तैयार नहीं है। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट चलता है उसको जो विकसित देश है वह मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जो अन्य कारण है वह स्वहित कारण है, क्योंकि जो अक्सर देश है अपने नागरिकों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देते हुए जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विपरीत होती है, तो वे उनको ध्यान में रखकर अपनी नीतियों का निर्धारण करते हैं। तो अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो जो वैश्विक कार्बन नियंत्रण तंत्र है, भारत की जो जीवाश्म ईंधन से प्रेरित जो औद्योगिक विकास है उसको वह स्वीकार नहीं करता है। लेकिन भारत के लिए ये जो जीवाश्म ईंधन से प्रेरित जो औद्योगिक विकास है वह भारत के विकास के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हमने बात की कि जिसमें जो देश है निष्पक्षता का पालन ना करने के कारणों के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष के बारे में, तो जो आतंकवाद, जलवायु प्रेरित जो प्रवास है, कोविड-19 के बढ़ती जो असमानता है, वैश्विक आर्थिक संकट आदि जो उभरते संकटों के कारण वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमें नैतिक प्रथाओं का सहारा लेना इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए हमें इसके अंतर्गत नैतिक प्रथाओं को इसमें जारी करना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 4 के एथिक्स खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एथिक्स सेक्शन से है, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि विदेशी वित्त पोषित जो अनुसंधान परियोजनाएं होती हैं उसके तहत विकासशील देशों में किए जाने वाले चिकित्सा अनुसंधान से उत्पन्न हो सकने वाली विभिन्न नैतिक मुद्दों पर इसके अंतर्गत चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको ये बताना है कि जो विदेशी वित्त पोषित जो अनुसंधान परियोजनाएं होती हैं जो कि विकासशील देशों में चलाई जाती हैं, तो उससे चिकित्सा अनुसंधान जो किए जाते हैं उससे संबंधित कौन कौन से नैतिक मुद्दे वहां पर विद्यमान होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो वैश्विक स्वास्थ्य न्याय संगत जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं यानी कि जो हेल्थ फैसिलिटी है उसमें सुधार और आर्थिक विकास के लिए जो चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं वह काफी ज्यादा आवश्यक होते हैं। इसके साथ ही जैसे जैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो इसमें जो अनुसंधान है उसका विभिन्न देशों और संस्कृतियों में इसका विस्तार देखा गया, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें विकासशील देशों की, तो उसमें विदेशी वित्त पोषित जो अनुसंधान है ये कभी कभी परोपकारी प्रकृति के हो भी सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पर आर्थिक हितों और शैक्षणिक गतिविधियों से ये निर्देशित होते हैं। ये मेजबान देशों के हितों को प्रतिबिंबित ये कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इससे संबंध में नैतिक मुद्दों के बारे में, तो ये जो चिकित्सकीय परीक्षणों से संबंधित जो नैतिक मुद्दे हैं इस क्षेत्र में जो स्थानीय लोगों में सूचित सहमति का अभाव देखने को मिलता है, जोखिम एवं लाभ का असमान वितरण होता है, प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान का हस्तांतरण की कमी होती है, साथ ही साथ जो कमजोर वर्ग होते हैं उनका शोषण जैसे मुद्दे यहाँ पर देखे जाते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय टीमें हैं उनकी संभावित जो सुभेद्यता होती है वह देखी जाती है, क्योंकि जो स्थानीय अनुसंधान टीम होती है और जो नैतिक समीक्षा समिति के लिए जो नैतिक दृष्टिकोणों में जो अनुसंधान योजना या जो प्रस्तावित अनुसंधान जो पद्धतियों को चुनौती देना इसके अंतर्गत कठिन हो जाता है, विशेषकर उन केसों में जहां पर वित्तीय निवेश से जो स्थानीय अवसंरचनाएं है उसमें सुधार की संभावना इसके अंतर्गत होती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इससे संबंधित अन्य नैतिक मुद्दों के बारे में, तो इसमें जो नैतिक मानकों की गैर सार्वभौमिक प्रकृति देखने को मिलती है, क्योंकि जो विभिन्न देश हैं उनके जो विनियम होते हैं, देखभाल के जो मानक होते हैं, सहमति जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें सांस्कृतिक अपेक्षाएं इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण से इसमें गैर सार्वभौमिक प्रकृति देखने को मिलती है। इसके अलावा जो अनुसंधान परियोजनाओं की निगरानी में कठिनाई आती है, क्योंकि जो सीमित संसाधनों और अवसंरचना की कमी के कारण जो विकासशील देश हैं उनके लिए अनुसंधान परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी होना कठिन हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इससे संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में, तो जो स्थानीय जरूरतों के प्रति जवाबदेही और लाभ को साझा इसके अंतर्गत करने संबंधित मुद्दे भी देखे जाते हैं, क्योंकि जो चिकित्सा अनुसंधान परियोजनाएं हैं स्थानीय लोगों की जरूरतों को अनिवार्य रूप से पूरा नहीं करती। ऐसे में जो अनुसंधान से जुड़े जो जोखिम है वह स्थानीय लोगों पर ही होते हैं, लेकिन उसका जो फायदा होता है उस अनुसंधान का वह स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाता। इसके अलावा डेटा संरक्षण की अगर हम बात करें, तो इसमें जो अनुसंधान अध्ययन संबंधी जो डेटा का संग्रहण है उनका जो हैंडलिंग, प्रसंस्करण है, भंडारण है और जो संरक्षण है स्थानीय कानूनों के अनुसार किया जाना चाहिए, इससे कि जो डेटा की जो प्रामाणिकता है वह इसके अंतर्गत सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही अगर हम बात करें अन्य नैतिक मुद्दे की, तो इसमें एक मजबूत नैतिक समीक्षा तंत्र का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जो अगर हम बात करें वर्तमान में
तो जो नैतिक समीक्षा तंत्र सभी देशों में मौजूद नहीं है और जो अनुसंधान की नैतिक समीक्षा हेतु प्रभावी प्रणाली की कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसे विकसित करने की हमें जरूरत है। इसके अलावा अन्य जो कारण है उसके अंतर्गत नैतिकता संबंधी जो दिशा निर्देशों का इसके अंतर्गत पालन नहीं किया जाता, जो कि एक बहुत बड़ा नैतिक मुद्दा है। क्योंकि जो अनुसंधान के क्षेत्र में नैतिकता संबंधी जो वैश्विक दिशा निर्देश हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत हेलेंस्की घोषणा पत्र है, एक काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि CIOMS जो गाइडलाइंस हैं, उसका पालन इसके अंतर्गत नहीं किया जाता अनुसंधान करते वक्त। तो इन दिशा निर्देशों का पालन ना करना भी एक बहुत बड़ा नैतिक मुद्दा है। तो ये हमने बात की इस जो चिकित्सकीय अनुसंधान किए जाते हैं उससे संबंधित नैतिक मुद्दों के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो इस प्रकार जो नैतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के उपाय की तो जरूरत है, लेकिन जिससे स्थानीय स्तर को भी इसके अंतर्गत लाभ हो सके। इसके अलावा जो कर्तव्य के सिद्धांतों पर आधारित एक नैतिक ढांचा विकासशील देशों में विदेशी वित्त पोषित जो चिकित्सा अनुसंधान है उससे संबंधित जो सभी हितधारक हैं उनको लाभान्वित करने में ये सफल हो सकता है कि एक हम इस तरीके का फ्रेमवर्क तैयार करें। इसके साथ ही जो मनुष्यों के प्रति जो सम्मान दिखाने और सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति जो संवेदनशीलता दिखाने और जो कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने में भी ये जो फ्रेमवर्क होगा वह काफी ज्यादा सहायक हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए जो कि एथिक्स खंड से संबंधित थे। इसी तरीके के सेशंस हम आपके बीच में लाते रहेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत जो वीक फर्स्ट का 5th सेशन आएगा, जिसमें हम 2 केस स्टडी आपके बीच में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसकी जो हैंड रिटन नोट्स की जो PDF है आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आप आंसर राइटिंग करते रहिए और आप जो आंसर राइटिंग करते हैं उसका एवैल्यूएशन आप चाहते हैं तो उस आंसर को आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, जिसका हम आपको एवैल्यूएशन भी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।